संधि का टॉपिक है आज। और बड़ विच्छेद जो बताया वो याद भी करके आए होंगे, बड़वाला भी याद करके आए होंगे, है नहीं है? चलो क्या टॉपिक है ये? संधि, ठीक है। क्या मतलब होता है संधि का? किस चीज की ज्वाइनिंग? जॉब की? मतलब उसको इंग्लिश में तो ज्वाइनिंग ही कहते हैं हम। किस चीज को ज्वाइन करना है? ज्वाइंटों को, टूटे हुए जो ज्वाइंट होते हैं उनको जोड़ने को संधि कहते हैं। और तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद। समझे? जो चीज तोड़ना होती है वो क्या होती है? अब ऐसे ही चीज एक इसके बाद टॉपिक आता समास, उसमें भी तोड़ना होता है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो आपका संधि है और जो समास है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? तोड़ने पर आती हैं। तो इसको हम विच्छेद में कन्वर्ट करते हैं और इसको काय में करते हैं? विग्रह में। है बात सही? ठीक है। तो विच्छेद और विग्रह में अंतर क्या होता है? विग्रह का मतलब क्या होता है भाई? संधि का मतलब जोड़ना, समास का मतलब भी जोड़ना, संक्षिप्त करना। समास का मतलब भी जोड़ना, संक्षिप्त करना। संधि का मतलब भी जोड़ना। लेकिन क्या मतलब होता है व्यवहारिक रूप में बताइए। यदि दो बेंचें रखी हैं और दोनों बेंचों को अलग कर दिया जाए, यही दो लोग बैठे हैं, दोनों को अलग कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये विच्छेद हो रहा है, विग्रह हो रहा है? ये विग्रह हो रहा है। विग्रह पूरे पूरे होते हैं, समझ रहे हो? यदि इनका एक हाथ निकाल दिया जाए, ये विच्छेद हुआ। जब एक ही चीज के अंदर तोड़फोड़ मचाओगे तो क्या होगा? और यदि दो चीजों को सेपरेट अलग कर दोगे तो विग्रह। समझो, जैसे यहाँ पर एक शब्द आपका है अत्याचार और यहाँ पर है दिन रात। तो यहाँ दो शब्द हैं, यहाँ भी दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ शब्द को वर्ण के साथ तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें से ये एक वर्ण को तोड़ फोड़ मचाना पड़ेगा। काय में? छोटे ई और बड़ा आ में। तो ये चीज़ हमें गायब करनी थोड़ी देर के लिए। किस चीज़ को? या को हमें गायब करना है। किस चीज़ में? छोटी और बड़ा आ में। या नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा? अब आपको अति दिखेगा और आचार। तो हमने तोड़ा किसे था? शब्द को तोड़ा था या वर्ण को? वर्ण को तोड़ा था ना, तभी तो वर्ण विच्छेद को संधि विच्छेद में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? दिन और, मतलब सीधे सीधे अलग कर दिया इन दोनों को। जो आई पेन से जुड़े हुए थे उसको भी अलग कर दिया। तो इतनी बात तो समझ में आएगी होगी कि दोनों टॉपिक एक दूसरे के संयोगी है। तो जहाँ पर आप संधि पढ़ोगे, इसका मतलब किसी एक चीज़ में अगर बेंच को तोड़ लो, एक पाया तोड़ लो, वो क्या है? विच्छेद है। कुर्सी का पाया तोड़ लो, क्या है? विच्छेद है। एक व्यक्ति का कान नोच दिया, वो क्या है? विच्छेद है। लेकिन दो व्यक्ति को उठा के एक को उधर रख दिया तो ये विग्रह है। मतलब टूट फूट भी हो जाए और पता भी ना लगे। तो यहाँ तो पूरी तरीके से, जब तो उसको ज्वाइनिंग कहते हैं। ज्वाइंट हड्डियों के होते हैं और एक एक हड्डी टूटती है, फिर उसको जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? संधि। अब संधि बना किससे है भाई? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि के अंदर कौन सी संधि है? जैसे उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। उपसर्ग शब्द में क्या उपसर्ग है? उप है। तो संधि में कौन सी संधि? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो कौन सी संधि है? स्वर दिख रहा है, काय पे है ये? तो इस शब्द में अगर कोई पूछे पूरे शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ध्यान रखो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि भैया संधि में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग में भी कौन सा उपसर्ग है? तो भाई उप है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उपसर्ग में भी क्या उप है? उपसर्ग है तो उप है। संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। इसका मतलब आपकी संधि दो वर्णों से मिलकर बनी है, सम धन धी। तो ये माँ जो है, ये माँ काय में चला गया है? अनुस्वार में चला गया है। और अनुस्वार को संधि में माई बनाते हैं और वर्ण विच्छेद में क्या बनाते हैं? अंगा, या, अड़ा, ना, मा और अनुस्वार, पंचम वर्ण और अनुस्वार। लेकिन वो वर्ण विच्छेद होता है, ये संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद में जहां भी अनुस्वार मिलेगा वहां क्या कर देंगे? उसको माँ में कन्वर्ट कर देंगे। बात ठीक है? जहां भी अनुस्वार मिलेगा उसको
माँ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ये बात? अच्छा चलो, बहुत खतरनाक लोग हो। शब्द आपका क्या है? अंधी, तोड़ो संधि। पहली बात तो इसकी संधि ना टूटी, ये भी ध्यान रखना किस शब्द की संधि टूटती है, किस शब्द की संधि नहीं टूटती है। सबसे बड़ा लॉजिक तो यही होता है कि हमें यही नहीं पता होता किस शब्द में संधि टूटेगी और किस शब्द में नहीं टूटेगी। क्या नाम है आपका? अमन। आपका नाम है अमन, ठीक है। और एक शब्द है, एक बच्चा है आपका दोस्त नरेश। दोनों नाम है, दोनों क्या हैं? नाम है। लेकिन दोनों नामों में कौन से शब्द में संधि है? नीचे वाले में गुण संधि, ऊपर वाले में कोई संधि नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए किस शब्द में संधि बन रही हो, किस शब्द में संधि नहीं बन रही। ऐसा नहीं कि जहां अनुस्वार देखो संधि मार दो, जहां बड़ा की मात्रा देखो वहां संधि मार दो। हर जगह बड़ा की मात्रा मतलब संधि थोड़ा होती है। तो अभी तक जो आपने संधि पढ़ी, देखो संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी अभी तक सब पढ़ाया गया है वो सिर्फ संधि के लिए पढ़ाया गया था। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इतना कुछ उपसर्ग आपने 150-200 देख लिया, प्रत्यय देख लिया 150-200, और 70 उपसर्ग देख लिया। ये किस वजह से देखा था? सिर्फ संधि के लिए। और संधि में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, ध्यान रखना। सारी शॉर्ट ट्रिक गलत हो जाती हैं साबित। जैसा आपने यड़ संधि का नियम पढ़ा होगा, शॉर्टकट क्या मारते हैं वो? या आवाज से पहले आधा बढ़ो, यड़ संधि होती है भैया। ऐसा लोग देते हैं और लगभग 1% सही भी होता है। जैसे कि आपके सामने शब्द क्या था? अत्याचार है। या से पहले क्या है? फिर आपके सामने है सत्याग्रह, फिर आधा बढ़ है। तो इसमें कौन सी संधि है? बस इसी में तो यड़ लेंगे। गुड़ भी नहीं है, गुड़ हो ही नहीं सकती। तो ये तो यड़ संधि का है, इसमें तो यड़ संधि है, लेकिन इसमें नहीं है भैया। इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो आपका जो लॉजिक था, जो शॉर्टकट था, जो लोग यूट्यूब पर ज़्यादातर क्या करते हैं, 3 सेकंड में पूरी संधि निपटा देते हैं, 6 लाइनों में पूरा समास निपटा देते हैं। समझ रहे हो? सत्य क्या हो? सत्य होगा, सत्य। पहले तो यहाँ पर अर्थ की बात होती, सत्य का आग्रह हो रहा है। और तुम्हारे हिसाब से अगर इसको तोड़ोगे तो ये क्या है? अतिधन। तो फिर यह छोटी की मात्रा आई, तो यहाँ पे भी छोटी की मात्रा करो, सती धन आग्रह। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। और सती, ये शब्द भी गलत है। सती ऐसा होता है, और सती का आग्रह हो नहीं रहा है, सत्य का आग्रह हो रहा है। तो शब्दों का आप अर्थ भी तो जानोगे। तो यहाँ पर वो नियम आपका खराब हो गया। क्या नियम था? या आवाज से पहले आधा बढ़ हो तो यड़ संधि होती है, कॉन्सेप्ट खत्म ही है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन होती है, मैंने आपसे क्या कहा, 90% तो यूज कर सकते हो, 10% डेफिनेशन भी गलत साबित होती है। क्यों? डेफिनेशन किसने बनाई? किसी व्यक्ति ने बनाई है। और उस व्यक्ति का कितना माइंड है, वो कितना बना सकता है, कितना पढ़ सकता है। और भी विद्वान है जो उसको कोड करते हैं। भैया आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या होता है? एक वकील होता है जो सच्चा होता है, एक वकील कैसा होता है? झूठा होता है। जज साहब को पता है कि तुम 2 वकीलों, एक इसमें से झूठा है और एक सही है, लेकिन उसे क्या है, उनने कानून पे पट्टी बांध दी आंखों पे, साफ कह दिया है जिसके तर्क अच्छे, जिसके सबूत अच्छे, भाई वही विजय है। बात खत्म। अब आप सच्चे हो झूठे हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सच्चे हो तो आपके पास तर्क वितर्क होना चाहिए, नहीं तो झूठे बनने में भलाई है। ये कॉन्सेप्ट है आज का। इतनी बात समझ में आई? चीजें समझ में आती है तुम्हारे? इतनी बातें मोटिवेशनल बोल देते हैं। हाँ भाई, जो इतनी बातें मोटिवेशनल बोल देते हैं, इससे कहीं मोटिवेट होते भी हो या फिर होते हो ना। तो यहाँ पर सम प्लस धी बना। अब आपको पता लग गया ये संधि हो गया। और संधि का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना, तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना। मैंने आपसे कहा बड़ा और बड़ी, ये वर्ण है, तो आपको देखकर बताना चाहिए क्या बनेगा? ए बनेगा भाई। क्या बनेगा? ए बनेगा। शब्द क्या है? महाधन ईश। भाई बड़ा है, बड़ी है, जोड़कर क्या बनाई है भाई? ए बनेगा। क्या बन जाएगा? महस बनेगा। तो यदि वर्णों को तोड़ना जोड़ना आप नहीं सीख पाओगे तो संधि खाली कॉपी में छापना कोई फायदा नहीं है। या आप पढ़ ही चुके हो, सब लोग यहाँ बैठे हुए विद्वान बैठे हुए हैं, विदुषी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो विद्वानता यहाँ निखरेगी, है नहीं है? और निखरेगी, जो मतलब थोड़ा सा निखार कम है उसमें, और उसमें ज़्यादा निखरेगी। तो ये तो हो गया क्या? ये क्या हुआ?
ये हमने संधि पढ़ी। अब एक चीज और है जो सबसे बड़ी चीज आती है, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा कोई बताएगा? परिभाषा तो उस बच्चे बच्चे को पता होगी। अगर कोई इसकी परिभाषा ही पूछ ले कि भाई परिभाषा बता दीजिए, तो परिभाषा क्या होगी बताइए? परिभाषा क्या हो सकती है? आसान है भाई, वर्णों का मेल तो का वाला कल भी तो हो गया, संधि बन गई। कोई बात नहीं, कोशिश तो की, कोशिश करने वाली कोई हार नहीं होती। अब तुम बोलो। नहीं नहीं, अच्छा बोला आपने, 10% कोशिश तो थी, बाकी 4 लोग भी तो बैठे हैं। कोशिश करो शब्दों को। अरे तोड़ना तो विच्छेद हो जाएगा भाई, हम संधि की डेफिनेशन लगे हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, भाई पहले शब्द का वर्ण कौन सा चुनते हैं? अंतिम लेते हैं, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आपस में मिलकर क्या करेंगे? मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करें तो वहां क्या होगी? संधि होगी। होगी, लेकिन वट, यह इंपॉर्टेंट है, विकार उत्पन्न ना करें तो क्या होगा? तो संयोग होगा। कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, तो ये आपका इतना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि यदि जब दो वर्णों के मिलने से विकार होना चाहिए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, तो संधि है। और अगर विकार ही नहीं हो रहा है तो भाई फिर संधि कहाँ बनेगी? जैसे प्रति धन 1। अब आप देखो शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है? वर्ण विच्छेद इतना सिखाया तो मैं ई है, अंतिम में खती लास्ट में ई जा रहा है और इसका शुरू है। अब आपको बताए यदि पहला वर्ण छोटी बड़ी होता है तो ये या की तरफ इशारा करता है, किसी तरफ इशारा करता है? या की तरफ। और ये विभिन्न स्वर है, इसका मतलब ये मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया। इसका मतलब यहां से छोटी हटाओगे तो क्या निकल के आएगा भाई? आधा ता रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आधा ता, क्योंकि छोटी तो हटा दिया हमने, और छोटी और ए को मिला के क्या बना दिया? ये बना दिया, और पीछे का लगाइए तो क्या बना? क्या परिवर्तन हुआ? दोनों में वर्णों में परिवर्तन हुआ? हुआ भाई, छोटी और ए मिला के ये बना, नया वर्ण बना, इसका मतलब परिवर्तन हुआ, विकार हुआ। तो ये तो हमारी संधि हो गई है। अब इसी में दूसरा शब्द ले लो, शब्द है प्रति और प्लस है दिन। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या है? अंतिम। यहां भी अंतिम छोटी ही है, और यहां प्रथम क्या है? दा। दाई तो है, पहले दा आ रहा है फिर ये आएगा। तो आप इसको जोड़ोगे तो क्या कोई परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें प्रति जैसा था वैसे ही रहा, और दिन जैसा रहा था वैसा ही रहा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो यहां पर क्या बना? संधि बनी, और यहां पर क्या बना? संयोग बना। क्या बना? तो ऐसा नहीं है कि दो शब्द जुड़ेंगे तो टूटेंगे नहीं, शब्द तो इसमें भी टूट रहे हैं, प्रतिदिन में भी टूट रहे हैं और मिल भी रहे हैं, लेकिन मिलने से टूटने से कोई फर्क, इसलिए संयोग बोला गया। और यहां फर्क पड़ रहा है, वहां पर संधि बोली गई। तो अगर इसका एक छोटा सा अंतर देख लें कि संधि और संयोग में क्या अंतर होता है, मुझे पता है कि आप 10% तो बता ही दोगे। संधि
एवं संयोग में अंतर। संयोग का मतलब समझते हो क्या होता है? संयोग का मतलब क्या होता है? खाली जोड़ना। क्या होता है? जोड़ तो रहे हैं लेकिन कोई भी उससे बदलाव नहीं हो रहा है, तो इधर संधि ले रहे हैं और इधर संयोग ले रहे हैं। अब देखो, जैसे आपके सामने एक शब्द है, शब्द है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा और सह लो। चलो ये लो, क्या है? अच्छा लगा? ठीक, हाँ। अपनी पसंद की चीज अच्छी लगती है बच्चों को। तो ये क्या है आपका? अत्याचार, और ये अति सुंदर है। यहाँ क्या टूट रहा है क्या भाई? छोटी और बड़ा में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ विकार हुआ है। लेकिन अति सुंदर में कहीं विकार दिख रहा है? आप यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें भैया लास्ट में यहाँ पर छोटी है और यहाँ क्या है भाई? सा है पहले। तो इस ई और सा में तो कुछ बनना ही नहीं है। तो ऐसे अब तुम 10-12 शब्द बताओ जो आपको आते हो, क्योंकि अभी मैं उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा कर आया हूँ पूरा एक ढेर, 250-300 शब्द करवाए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप बता सकते हो। इधर के बताओ, इधर के बताओ। बताओ इधर क्या होगा? शब्द है मक्तावली। क्या इसमें परिवर्तन होगा? मुक्त धन अवली नहीं, सारे शब्द मिलेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? शुरुआत से ही कठिन ले लोगे फिर सरल का क्या होगा? तो वो भी लेना है। और देखो, हस्तलिखित। भाई इनको तोड़ भी सकते हो, हस्त अलग कर सकते हो, लिखित अलग कर सकते हो, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर आपने अति देखा, यहां क्या देखा? अति देखा है नहीं? यहां पर देखो, शब्द है सम्मान। यहां परिवर्तन है, माँ अलग हो जाता, हलंत में हो जाता, अनुस्वार में भी हो, व्यंजन संधि में जाएगा। लेकिन यहां पर शब्द क्या है? समकालीन। यहां कोई परिवर्तन अलग। यहां पर आपका शब्द है अधिनायक। ले लो, क्या ले लो? अध्यक्ष। और यहां पर ले लो अधिनायक। क्या ले लो? अधिनायक। क्या बताइए इसमें कहीं पर भी ऐसे कितने शब्द हैं जहां पर संधि भी बनती है और संयोग भी होता है? उपसर्ग प्रत्यय टोटल क्या कहलाता है? बताओ जल्दी बताओ। उपसर्ग प्रत्यय क्या कहलाता है टोटल? संधि और, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट हमारा बचा है क्या? संधि में आखिर कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं संधि बनाने के। क्या क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है आदेश। दूसरा पॉइंट होता है लोप। लोप जानते हो? लोप किसे बोलते हैं? हाँ, लोप मीन्स कोई चीज खत्म हो जाना, ठीक है। और आगम, और चौथा है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। कोई आपसे पूछे कि संधि हम जब बनाएंगे तो इन 4 बिंदुओं को ध्यान रखना है कि संधि कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगी। 90% जो आप संधि पढ़ते हो वो उसमें क्या होता है? उसमें आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब समझते हो कि एक नया वर्ण उत्पन्न हो जाता है और 2 वर्णों से जुड़कर। तो आदेश में क्या होगा? जब 2 वर्ण, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, 2 वर्ण मिलकर विकार कर दें। क्या कर दें? कर दें, तो वहां क्या होगा? आदेश होगा। जैसे आपके सामने शब्द है अनुधन अय। क्या बन रहा है बताइए? छोटा वो छोटा आ मिलकर कुछ आदेश होगा। क्या आदेश हो रहा है बताओ? क्यों नहीं होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा। बहुत खतरनाक। अरे यार संधि है, छोटा ऊ और प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है? वाह बनता है। ये वाह है तो
ये संधि का नियम है ना, किसमें? हाँ, मात्रा तो गायब हो जाती है, छोटा वो हटाओगे आधा ना रह जाएगा। भाई यार संधि का यही तो नियम है। अत्याचार में क्या था? आधा था, जब उसे पूरा उसे तोड़ा तो अति हो गया, पूरा बन गया, फिर से वापस लाए फिर वो आधा हो गया। तो यार संधि की खासियत होती है, आधा पूरा करता रहता है। ये क्या है? लोप। जब दो वर्ण जोड़ने पर एक का लोप हो जाए, क्या हो जाए? हाँ, एक का मतलब एक वर्ण का लोप हो जाए, बात तो एक ही है। दो वर्ण जोड़ने पर एक का लोप हो जाए, समझ रहे हो? सेंस तो वही है। वर्ण भी लिख दें? कोई नहीं, चलो कोई तो। अब यहां पर आपका है यौवन धन राज, क्या है? अब जब इसको आप जोड़ोगे तो क्या बन रहा है? युवराज। कौन सा वर्ण खत्म हो गया? ना। तो इस टाइप के वर्ण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। इनको ही हम कहते हैं लोप। एक आध शब्द ऐसा दे दिया जाता है पेपर में कठिनता लाने के लिए, जबकि हमें पता होना चाहिए संधि में कितने तरीके हो सकते हैं जो संधि को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका 90% हो ही गया। दूसरा देखो आप, यहाँ क्या होगा? आगम। जब दो वर्ण जोड़ने पर एक वर्ण एक्स्ट्रा, समझ लो क्या होता है? एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब आपके सामने शब्द है बी धन छेद। जब आप इसको जोड़ोगे तो आप यहाँ देखो कौन सा वर्ण ऐसा है जोड़ने पे, देखो यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर छा है, जोड़ने पर कोई प्रकार तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक वर्ण का आगम हो रहा है, एक वर्ण का आगम हो रहा है। वो कौन सा आगम हो रहा है? तो ये चा का आगम हो रहा है। किसका हो रहा है? चा का। ये हुआ कैसे वो तो छोड़ो, जब छा होता है तो उससे पहला वर्ण क्या होता है? चा होता है। जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसकी वो आवाज ही निकलती है। आप विच्छेद कहोगे मजा ही नहीं आएगा, विच्छेद ही कहना पड़ा, इसका मतलब चा की साउंड वहां पर आती है। जब अलग करते हैं हम तो वहां पर वो साउंड नहीं आती, विच्छेद। लेकिन जब जोड़ोगे तो आप विच्छेद नहीं कहोगे, विच्छेद ही बोलते हो। तो कई बार ऐसे होते हैं जो हम लिखते नहीं लेकिन वो हमारे मुंह से निकलते हो। कई बार ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं लेकिन वो होते नहीं है। हाँ हाँ, हम बताएंगे। ऐसे तो बहुत शब्द तुम्हें नहीं पता, तो मैं अभी यही नहीं शब्द पता था, अनु धन आए मिला के हो क्या रहा है। हाँ, ये भी है बात। भाई अभी तो संधि की शुरुआत में हो ना, ये पहला पार्ट चल रहा है, संधि में क्या एक पार्ट होगा? भाई इतने समय से आप पढ़ रहे हो, तभी तो कह रहे हैं कि लॉजिकली चीजें आपने पढ़ी कहाँ है अभी। ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है, तो बच्चे के क्वेश्चंस दिमाग में अलग अलग टाइप का आ सकता है, लेकिन जब तक उसको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको स्पष्टता नहीं मिलेगी, तब तक कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होंगे। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने ही बिंदु पढ़ा रहा हूँ भाई वो कॉन्सेप्ट के साथ हैं। लाइफ में कभी आप ये सोचोगे नहीं सर जी ऐसे ऐसे क्यों हो गया, समझ रहे हो? तो पहली बार में आप जब कंटेंट के साथ पढ़ते हो थोड़ा सा डाउट भी पैदा होता है कि यार हमने पढ़ा क्या था। पढ़ तो बहुत समय से रहे हैं हिंदी, लेकिन पढ़ा क्या? इसका मतलब ये है पढ़ा तो आपने ठीक था, जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही पढ़ा था और उतना आपका तैयार भी है। लेकिन उसी में से अगर एक शब्द नया पूछा जा रहा है, आपसे नहीं बता मिल रहा है, तो फिर अब आपको अपने अंदर थोड़ा सी गलती फील होने लगा है कि यार ये क्या है। यदि हम संधि पढ़ रहे हैं, हम संधि नहीं बता पा रहे हैं, बड़माला पढ़ रहे हैं, बड़माला नहीं बता पा रहे हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उपसर्ग नहीं बता पा, तो हमने पढ़ा क्या था? क्या हम खाली हवाई किले बना रहे थे? हैं? हाँ, खाली नोट्स बन रहे थे। हैं? नहीं, सीधी बात ये भी होता है ना, एक तो ये रट्टा भी होता है, दूसरी बात ये होता है, मैंने आपसे क्या कहा कि जो डेफिनेशन जो शॉर्टकट मारते हैं ना, फैक्ट है, आपने नोटिस किया होगा लोग कहते हैं 6 लाइनों में समास खत्म, और लोग उनके व्यूज देखना बेहिसाब वीडियो देखी जाती है, लेकिन उनसे पूछा जाए बेटा सिलेक्शन ले पाए हो? 50 लाख का यूपी पुलिस में फॉर्म भरा गया था, मात्र 62,000 पास हुए, 49,40,000 फेल हुए। कौन फेल हुए? ये वही तो थे जिनको बस नोट्स बनाना थे। उनसे पूछा जाए, अरे सर होगा और अगली साल देखेंगे, फिर
और अगले साल देखेंगे फिर क्या हुआ। देखते देखते आप सर कुछ और ही देखेंगे, हाथ में आ गया टुक टुक, क्योंकि सबसे सस्ता वही है। हाँ, जब दो वर्ड मिलकर कोई विकार ना करें, विकार ना करें। अब तो ऐसे भी शब्द होंगे जो परिभाषा को कति खराब कर देंगे। संधि की परिभाषा क्या थी? किसी भी शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ड दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलकर विकार होता है, वहां संधि होती है। डेफिनेशन बड़े बड़े अच्छे विद्वानों ने बनाई है। सबसे बड़े विद्वान है कामता प्रसाद जी, उनकी ये डेफिनेशन है भाई, दो वर्णों का आपस में परिवर्तन विकार होना ही संधि कहलाता है। ये उन्होंने बनाई है। लेकिन आप उन्होंने बनाई है, तो आप बताइए कि एक शब्द यहाँ पर है और यहाँ पर वो कुछ तो हुआ नहीं जो अब होगा। जैसे आपके सामने शब्द है प्रातः और काल, इसमें संधि है। इसमें क्या है? विसर्ग संधि है इसमें। अब तुम इसको जोड़ो, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको? भाई आपने संधि की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? विकार होना चाहिए। लेकिन प्रातः काल को आप जोड़ोगे तो क्या करना है इसे जोड़ने के लिए? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। तो ये फिर संधि कहाँ हो गई? लेकिन मानी है लोगों ने, समझ रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग हवा में लेते हैं। ना तो कोई मैथ में इतना डाउट है और ना रीजनिंग में डाउट है, ना जीएस में डाउट है। डाउट तो हिंदी में ही है, क्योंकि हिंदी बनाने वाले ही हमारे बड़े विद्वान थे ना। गारथा तासी कहाँ गए थे? फ्रांस का व्यक्ति फ्रेंच भाषा में हमारे भारत की हिंदी लिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मगर उसकी टैलेंट और काबिलियत की कदर होती है, उसने कोशिश तो की। हमारे यहाँ कोशिश ही कहाँ करते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी निभाना होती है कि हम पैदा हुए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह से घर से निकलना है, शाम तक घर में पहुंचना है, दोपहर में पहुंचना है, खाना खाना है, फिर निकल जाना है, शाम में आना है, फिर खाना खाना है। मतलब लोगों की नज़र में हम क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं अपनी लाइफ। बस आगे हमें नहीं मतलब है। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा। ये देखो, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि संधि जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को भी यहाँ पर जो संधि के नियम हैं वो नकार रहे हैं। 90% आदेश होता है। जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आदेश को क्लेरिफाई कर रही है, लेकिन ना लोप को कर रही, ना आगम कर रही, ना प्रकृति भाव को कर रही है। तो हमें 3 और पढ़ना पड़ेंगे। क्यों पढ़ना पड़ेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों साइड से लॉजिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का नियम क्या है? किस पे बनाया था? अरे किस पे बनाया था? सेब पे बनाया था ना? एप्पल बनाया था, नारियल बनाया था? सेब गिरा था ना? गिरा तो कई लोगों पे होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने ही ध्यान दिया, आज भाई उसके पीछे दुनिया पागल है। हम लोग ये खड़े हैं ना, ये अब तक गिर जाता है। आप ऐसे मारकर रख के देख लो, गिर जाएगा। लेकिन हम खड़े हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ स्पेशल सोचा ना। तो यहाँ पर जो नियम चल रहे हैं वो आदेश वाले, जो डेफिनेशन वाले हैं, ये 90% लोग इसको जानेंगे। 30% जो सिलेक्शन वाले हैं वो कहेंगे सर परिभाषा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन माइंड में ये बात भी रखना है कि परिभाषा 100% ट्रू नहीं है। जिसने बनाई है कोशिश बहुत है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने इतनी डेफिनेशन बना दी, हमारे काम तो आ रही है। लेकिन 30% और विद्वानों ने आगे की भी भावनाएं बनाई हैं, तो हमें वो भी चीज़ें आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर एक मोटी मोटी बात करें, संधि क्या है? ज्वाइनिंग किस चीज़ को जोड़ती है? वर्णों को, शब्दों को नहीं जोड़ती। शब्दों को जोड़ेगी तो समास बन जाएगा। केवल वर्णों को जोड़ेगी। और जो वर्ण जोड़ते हैं, जो विकार करते हैं, वही क्या होती है? संधि। लेकिन संधि में संयोग भी होता है। जहाँ विकारी ना हो वहाँ संयोग होगा। और संयोग उपसर्ग और प्रत्यय का सबसे बड़ा खेल होता है। उपसर्ग और प्रत्यय ही संयोग बनाते हैं भाई, कोई शब्द संयोग नहीं बनाता है। फिर उसके बाद भी 4 पॉइंट होते हैं। एक आदेश होता है, एक लोप होता है, एक आगम होता है, एक प्रकृति भाव होता है। तो आदेश पे 90% संधि चलती है, लेकिन 3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है, जो माइंड को थोड़ा सा आपकी आईक्यू लेवल बढ़ाएंगे, वृद्धि बढ़ाते हैं सोचने पे। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं भाई सर लाइफ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी मैथ में, साइन कॉस थीटा, और कभी हमने उसका यूज नहीं किया। तो सर क्यों पढ़ाई जाती है जब हमारी लाइफ में यूज नहीं है ना? लेकिन वो इसलिए पढ़ाई जाती है आपका आईक्यू लेवल तेज किया जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका आईक्यू लेवल तेज होता है। काम क्यों नहीं आती हैं? आप उसको समझो तो।
अरे एक व्यक्ति वो है जो पहली बार लाइफ में निकला और कल ही एक कहानी सुनाई थी और रट्टू तोता, उसे कुछ नहीं आता है। समाज में उसे कोई भी मूर्ख बना सकता है। एक व्यक्ति वो है जिसने हर चीज को जाना है और वो तो सामने वाले की शक्ल देख के पहचान लेगा कि हमें मूर्ख बना रहा है। अरे बेटा हम समझ सस्ते हैं तुम्हें, लेकिन हम तुमसे बड़े चातुर हैं। तो चतुर और चालाकी आई कैसे? क्योंकि आपके पास IQ लेवल अच्छा बन गया था आपका। कोई भी जन्मजात नहीं होता चालाक चतुर, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें इसी दुनिया में हमें पैदा करना पड़ती हैं और इसके लिए जिम्मेदार क्या है? आपकी एजुकेशन। एजुकेशन ही प्रभावित करती है हर किसी को, ये भी ध्यान रखना। अब आपके हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन सी संधि होती है? सबसे पहली चीज होती है आपकी स्वर संधि। अब आपको पता है जब स्वर संधि है तो किससे मिलेगी? स्वरों से। दूसरी कौन सी होती है? हम पहले विसर्ग लेंगे। पहले विसर्ग क्यों ले लिया बताओ? क्योंकि आपके स्वर में ही तो विसर्ग आ जाता है, आहा। फिर व्यंजन तो का से स्टार्ट होता है ना, तो तीसरे नंबर व्यंजन आता है। हम तो एक एक चीज क्रम से लेंगे ना। अब बताइए कितने स्वर इसमें होते हैं? आ, छोटा और छोटी, छोटा ऊ, रे। इनका प्रयोग होता है क्या स्वर संधि में? होता है। कहाँ होगा वो अभी बता देंगे आपको, ठीक है। तो अब जो आपके स्वर संधि में मेन आपने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। दीर्घ संधि है। फिर आपने पढ़ा ए, ओ, और ये क्या है? आर। तो ये आर कहाँ से आ गया? री से आ गया ना, तो री तो आ गया, इसमें ऐड हो गया। उसके बाद ए और ओ। अब आप यहां पर एक बिंदु देखेंगे, जो बिंदु आपका क्या है? आर। आर दिख रहा है? ये स्वर में तो नहीं पढ़ा हमने छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री, ए आई ओ आओ, अंग आहा पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि आर कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब से मूल स्वर नहीं दिए, वो वहां पर खेल आ गया उसका। फिर क्या ये वाले वर्ड नहीं होते इसमें? या, वा, रा, ला, और फिर या एक बार फिर होगा और या से पहले डंडा होगा, वाह होगा और रा से पहले डंडा होगा। ये सब स्वर संधि होती हैं। अब सर ये जो आपके आए हैं ये वाले पॉइंट, ये तो ये किसको दर्शा रहा है? छोटी को, ये छोटा ऊ को, ये किसको दर्शा रहा है? डी को दर्शा रहा है। बिल्कुल सही है। और ये लेर को, ये स्वर है नहीं है, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है? ये भी रे को, ये भी स्वर आपका है, ये है। अब आपका एक स्वर यहां पर क्या आया? स्वर ए, यहां पर आए, ये पहला पहला बता रहा हूं, यहां पर ओ और यहां पर ओ, और इसके बाद जो हमारा छोटा आ का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि आप इसको जब जोड़ोगे या को तो छोटी और प्लस छोटा आ मिलके ही या बनता है। इसका मतलब मूल स्वर भी से प्रयोग हो जाते हैं। पूरे के पूरे 11 स्वरों का प्रयोग हो गया स्वर संधि में। फिर विसर्ग आती है। विसर्ग में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहोगे सर इसमें तो एक ही का प्रयोग होता है। किसका? आ का। भाई यही है, इसके अलावा कोई है? स्वर ही तो है। अब एक स्वर और बचा, अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ जाएगा? स्वर में जाएगा, विसर्ग में जाएगा, व्यंजन में? नहीं भैया, व्यंजन में। ध्यान रखना, जहां भी अनुस्वार दिख जाए वो व्यंजन संधि मानी जाती है। देख लो शब्द आपके सामने क्या है, हाँ उससे क्या मतलब है? और क्या क्या है ये? तो कैसे तोड़ोगे? समधन कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। क्योंकि मैंने आपको एक बात और भी तो देती है, अनुस्वार जब माँ में बनेगा तो व्यंजन ही तो बनेगा। और संधि में सिर्फ अनुस्वार माँ ही बनता है। क्या बनता है? वर्ण विच्छेद में अलग अलग बनता है, लेकिन संधि में सिर्फ माँ बनता है। तो जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे ये माँ में कन्वर्ट होगा।
अब हमें पता लग गया कि स्वर हमारे कितने थे, 13, और 13 की 13 स्वरों से तीनों संधि बन गई। तो हम कह सकते हैं केवल स्वरों से स्वर संधि बनती है? नहीं बोल सकते। पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। 11 ही स्वर हैं जिससे स्वर संधि बनती है। एक स्वर ऐसा जिससे विसर्ग संधि बनती है, और एक स्वर ऐसा जो व्यंजन संधि में जाता है। अब बताओ, चीजें लॉजिकली हैं, फैक्ट के साथ आप पढ़ रहे हो, तो कोई पूछे स्वर स्वर का मेल क्या होगा? हाँ, तब तो स्वर संधि होगी। लेकिन यदि वो स्वर व्यंजन का रूप कर जाए तो वो व्यंजन संधि, और यदि स्वर विसर्ग का रूप कर जाए तो वो विसर्ग संधि। तो ये होते हैं लॉजिक, और पूरे का करेक्टली लॉजिक है इसमें। एक पॉइंट भी इधर से उधर डाउट नहीं है, और डाउट रखना भी नहीं है। समझ रहे हो? ये आईक्यू लेवल बढ़ रहा है आपका। अब और क्या होता है इसमें बताइए? तो और इसमें आप कहोगे सर जी हमें आना चाहिए क्या? अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? हैं? पहला, ठीक। अच्छा, ये जो है ये किसको, ये या इसमें क्या याद होना चाहिए? अघोष व्यंजन प्लस सघोष व्यंजन याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही विसर्ग में परिवर्तन आता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इसी में ही विसर्ग में क्या आता है? परिवर्तन होता है। ये लॉजिकली समझ लो कि व्यंजन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, और संधि कौन सी बना रहा है? विसर्ग। विसर्ग को किसी भी वर्ण में कन्वर्ट कभी कर सकते हो जब आपके सामने क्या हो भैया, अघोष हो, और अघोष के लिए कितने नियम बनते हैं? सा बनेगा, मूर्धन्य सा बनेगा, और ये सा बनेगा। सघोष के लिए कौन से वर्ण बनते हैं? ओ बनेगा और रा बनेगा। ये सारे नियम कन्वर्ट होते जा रहे हैं आपके संधि में। कितने प्रकार की संधि हो गई? कौन कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? जहां पर पूरे की पूरे 11 स्वर लग जाए। क्योंकि आप या और वा को व्यंजन होते हैं, लेकिन उसको स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बस मूल स्वरों से बने हुए होते हैं ना। मूल स्वर इसमें नहीं दिए, हमें दिए हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, दीर्घ संधि, ए और गुण संधि, अय और वृद्धि संधि। तो ये तो स्वर दिख रहा था तो स्वर संधि थी, लेकिन वो तो व्यंजन दिख रहे हैं भाई, और फिर भी संधि कौन सी है? स्वर है। तो ऐसा क्या हुआ जो उसको स्वर संधि कहना पड़ गया? क्योंकि मूल स्वरों से मिलकर बनी है। इतना कौन, अब तो कहीं डाउट नहीं हो रहा है? या वा व्यंजन है सर, ये स्वर संधि में क्यों जाते हैं? इसका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक यही है कि ये क्या है? मूल स्वरों से बनती हैं। अब सर ये भी तो स्वर था सर, ये विसर्ग में क्यों आ गया? क्योंकि ये विसर्ग ही होता है, ये विसर्ग ही होता है। अनुस्वार जो है ये अनुस्वार पढ़ा जाता है, ये विसर्ग पढ़ा जाता है। जब ये विसर्ग पढ़ा जाता है संधि भी तो विसर्ग बनाएगा, और ये अनुस्वार है लेकिन ये माँ में कन्वर्ट होता है, इसलिए व्यंजन में गया। अल्प प्राण व्यंजन भी पता होना चाहिए, और भी बहुत से नियम हैं। इतनी तरीके से आपको संधि का रूप पढ़ना है। समझ में आए इतने पॉइंट? कोई डाउट हो क्लियर कर लेना। अघोष व्यंजन जब आएंगे तभी सासा बनेगा। समझा दें? अभी समझा दें या संधि में समझाएं? कोई नहीं, चलो अभी समझ लो, अभी समझा दे रहे हैं। क्या है ये, और ये क्या है? तो अब ये विसर्ग है, इस विसर्ग को हटा के इन तीनों सा में से एक सा आना है। कैसे पहचान होगी? अघोष बढ़ से। ये अघोष है नहीं, ये चा अघोष है नहीं है। कौन सा उच्चारण स्थान है? तालु। तो ये सा कैसा है? तालु। तो इसका मतलब इस विसर्ग को हटा के क्या लगाएंगे? तो ये संधि होती है विसर्ग संधि। समझ रहे? और देखो, एक और देख लो। तो मैं ना पता हो इसमें संधि में विसर्ग, विसर्ग संधि में ऐसे शब्द, विसर्ग संधि में ऐसे शब्द होते नहीं है, तुमने सब सुन रखे हैं। और क्या? क्योंकि उसमें यही तो खासियत है। जैसे ही आपके सामने है, क्या है? नी और धन बल। अब फिर नी के बाद विसर्ग है। यहां भी नी के बाद विसर्ग था, वहां भी नी के बाद विसर्ग है, लेकिन अब विसर्ग का क्या आएगा? बा कैमा है, तीसरा है, और तीसरा जब होगा तो या तो रो बनेगा या रा बनेगा। तो रा बन गया, तो ये दर्शाता है क्या? संधि को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा निर्वल।
समझ में आ रहा है? तो ये जब संधि समझाऊंगा, अभी तो आपको जितना बताया पता है, बिल्कुल आगे मत सोचो। तुम तो जैसे कि अभी आपको क्या सोचना है, आप मानव हो, इस दुनिया में हो, एक समय आएगा, डेथ होगी, मर जाओगे। अब तो अभी सोच रहे हो मरने के बाद क्या होगा हमारा, वो तो तुम्हें सोचना ही नहीं है। वो तो जो होगा वो ईश्वर जाने। अब तुम तो पता लगेगा कि अभी जो काम है वो तो कर नहीं रहे हो, यहाँ बैठे सोच रहे हो कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, ईश्वर कहाँ बैठा है, कौन सी छत पे बैठा होगा, हमें वहां से कहाँ देखता होगा। मतलब ये अजीब उठ पटांग क्वेश्चन नहीं सोचना है, अभी जितना है उसी को फोकस करना है। अब संधि का निर्माण, लास्ट पॉइंट, कल स्वर संधि स्टार्ट करेंगे। तीनों संधियों का निर्माण कितने तरीके से होता है भैया? 6 तरीके से होता है। पढ़ा नहीं होगी भी आपने, ठीक है। पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी विसर्ग संधि। तीसरी व्यंजन संधि। अब कोई आपसे पूछे कि सर ये निर्माण का मतलब क्या होता है, तो इसका एक ही तरीके से निर्माण होगा, इसका 2 तरीके से निर्माण होगा, इसका 3 तरीके से निर्माण होगा। कुल मिलाकर कितना हो गया? 6 हो गया। सर ये निर्माण क्या होता है बताइए? आपको ही बोल रहा हूँ सर, बताओ भाई। सुमित, क्या हुआ, आज मौसम चेंज हो गया क्या? सर चलो, अब देखो, ये हमारा क्या है? निर्माण है। जहाँ निर्माण की बात आती है तो ये होता क्या निर्माण है, इसको क्या हम निर्माण कहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा, स्वर संधि सिर्फ एक प्रकार से निर्मित होती है। विसर्ग संधि को हमें देखना होता है 2 प्रकार से निर्मित होती है। और व्यंजन संधि हमारी 3 तरीके से निर्मित होती है। तो इस तरीके से 6 पॉइंट देखना होते हैं हमें। तो इसका पहला ही निर्माण क्या है? हाँ, स्वर प्लस। और कुछ इसमें हो सकता है बताइए? और कुछ इसके अंदर नहीं हो सकता। स्वर को व्यंजन, व्यंजन को विसर्ग, कुछ नहीं ला सकते। एक ही प्रकार से होगा। 11 को 11 बार मल्टीप्लाई करोगे 121 वर्ड बनेंगे। अब यहां पर अगर मैं कहूं विसर्ग को, तो भैया जो आपका विसर्ग है, पहली बार आप स्वर से जोड़ लो, कॉमा, फिर विसर्ग को किससे जोड़ लो? फिर विसर्ग को आप जोड़ लो व्यंजन से। तो एक बार विसर्ग के साथ स्वर मिलेगा और एक बार व्यंजन मिलेगा, और कुछ मिल ही नहीं सकता। मैक्सिमम 2 ही होते हैं। अब आ जाता है इसका, पहली बार व्यंजन है, फिर क्या है? स्वर। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, अभी एक एक शब्द दूंगा तब समझ में आएगा। दूसरा आपका है, स्वर पहले ले लो और फिर व्यंजन ले लो, और फिर दोनों बार व्यंजन व्यंजन ले लो, व्यंजन प्लस व्यंजन ले लो। बस इसके अलावा कुछ आप तोड़ सकते हो बताइए? तोड़ सकते हो? 3 से ज्यादा आप बना सकते हो संधि? नहीं बन सकती। तो कुल मिलाकर निर्माण 6 तरीके से हो जाता है। अब एक पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे विद्याधन आलय, क्या दोनों तरफ स्वर हैं? कितने भी शब्द ले लो इसको, दोनों तरफ स्वर ही मिलेंगे। तो ये तो इसका पहला ही पॉइंट हो गया। इसका देखो पहला क्या होगा, पहले हमें क्या लगाना है? तो हम नी के संग क्या लगाते हैं? आशा। बताइए, विसर्ग के साथ स्वर है, विसर्ग के साथ स्वर है। दूसरा देखो, नी धन बल, क्या विसर्ग के साथ व्यंजन है? भाई तो रूल हमारे फिट हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं सब। अब इसका नियम देख लो, पहला व्यंजन के साथ स्वर निकालना है। वाक धन ई, क्या ऐसा हो जाएगा? व्यंजन और स्वर, व्यंजन और, क्लियर है?
अगला देखो दूसरा पॉइंट, बी धन सम। बी में पहले लास्ट में क्या है, छोटी, छोटी स्वर हो गया, स्वर है, सा व्यंजन है, व्यंजन है। तीसरा पॉइंट देखो, सत धन जन, ता क्या है और जा क्या है। तो नियम क्या कह रहा है, स्वर का स्वर से मेल, स्वर संधि, विसर्ग का स्वर से मेल, विसर्ग का व्यंजन से मेल, विसर्ग संधि, व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन संधि, स्वर का व्यंजन से मेल, व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन संधि। तो आपको ये पता लग गया कि लगभग मैक्सिमम आपके निर्माण कितने हो सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है एक एक चीज है। चलो फिर से बता दे रहे हैं, अब जोड़ के बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला शब्द क्या है, विद्यालय या विद्यालय। दूसरा शब्द क्या है, जोड़ भी दे रहे हैं सर, और इसका दूसरा क्या है, निर्बल, ठीक है। अब इसका तीसरा क्या है, वा गीस, इसका क्या है, विषम, कौन सा, और इसका तीसरा सज्जन, ठीक है। अब यहां देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जो निर्माण होता है स्वर का वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। फिर मैंने क्या बोला, विसर्ग का निर्माण कितने तरीके से होगा, दो तरीके से। पहले तो ये दिमाग में रखो इतना पॉइंट, व्यंजन का तीन तरीके से, स्वर एक, विसर्ग दो, व्यंजन तीन। अब सर ये क्या निर्माण होता है, इसको मतलब सिद्ध करके दिखाओ ये निर्माण होता क्या है। तो मैंने बोला देखो, स्वर स्वर जब मेल होता है, जैसे विद्याधन आलय, तो यहाँ बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है क्या, स्वर है ना, और ये भी बड़ा क्या, स्वर है, दोनों क्या मिले, स्वर मिले। अत्याचार में भी आपके बारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उसमें भी छोटी और बड़ा मिलता है, वो भी स्वर है। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक, प्रतिधन ए, दोनों में वो आ गया है नहीं। अन्वय अनुधन अय, तो छोटा हुआ छोटा आ मिला, मतलब स्वर ही स्वर मिलेंगे और कुछ दिखेगा नहीं। जब भी शब्द टूटा हुआ मिलेगा दोनों तरफ क्या दिखेंगे आपको, स्वर ही दिखेंगे, क्या कुछ और दिख सकता है, विसर्ग इसमें दिख सकता है, व्यंजन से दिख सकता है, नहीं दिखेगा। अब देखो जब विसर्ग संधि बनाते हैं तो ये विसर्ग है, तो विसर्ग पहला वर्ड है और इसमें स्वर है, तो क्या रोल है, विसर्ग और स्वर आपस में मिलकर भी क्या बनाते हैं, विसर्ग संधि बनाते हैं। क्या विसर्ग के साथ व्यंजन भी जोड़ सकता, हाँ भैया जोड़ेगा भाई, विसर्ग और बात तो व्यंजन ही होता है ना, ये जोड़ कर भी निर्बल बन रहा है, तो ये भी विसर्ग संधि बना रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विसर्ग जो वर्ण है वो अपने साथ स्वर को भी जोड़ता है और व्यंजन को भी जोड़ता है। अब अगर विसर्ग ने व्यंजन वर्ण को जोड़ा तो आप उसको व्यंजन संधि नहीं कह सकते, वो विसर्ग ही कहलाएगी। कहीं आप सोचो अरे सर इसमें तो व्यंजन जुड़ गया, तो व्यंजन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भैया पहला प्रारूप विसर्ग का है। अच्छा हमें क्या पढ़ाया जाता है, स्वर स्वर मिल जाए स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन मिल जाए व्यंजन संधि, लेकिन ऐसा तो नहीं है व्यंजन व्यंजन, व्यंजन में तो भैया अपवाद तगड़ा है, व्यंजन के साथ स्वर भी जोड़ रहा है और स्वर के साथ व्यंजन भी जोड़ रहा है और व्यंजन व्यंजन भी जोड़ रहा है। तो जो आप शॉर्ट में पढ़ते हो ना, व्यंजन व्यंजन जोड़ने के बाद व्यंजन संधि होती, तो ये तो इसका एक प्रारूप है। मैक्सिमम इसके 3 प्रारूप हैं और हमें तीनों पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द जब आएंगे तब वहाँ कन्फ्यूज हो गए, सर ये क्या है, हमने तो सुना है कि स्वर स्वर मिलके स्वर संधि और व्यंजन व्यंजन मिलके व्यंजन संधि, बस ये क्या ड्रामा चल रहा है सर, ये क्या आ गया। इसका मतलब आपने सही से पढ़ाई कहाँ था, तभी कन्फ्यूजन पैदा हुए आपके दिमाग में। भैया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आपको डाउट थे, पढ़ाने वाले ने भी आपके डाउट निकाले नहीं, तो हम पढ़ चुके हैं जो चीज़, उस चीज़ को फिर से पढ़ रहे हैं, अब डाउट ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी आधी अधूरी थी। जब कोई चीज़ अधूरी पढ़ता है इंसान और फिर उसको पूरी पढ़ता है तो उसको डाउट बहुत होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कतई फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है, उसे कोई डाउट ही नहीं, उसे जो मिल जाए वो बहुत है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहा है ना। लेकिन जो व्यक्ति पहले पढ़ा हुआ होता है और ये चीज़ सुनी नहीं होती हैं, तब उसके दिमाग में बहुत खटक होती है कि यार अरे इसका मतलब हम इतने समय से हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारा अगर 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं
हम पूरे पूरे की तैयारी कर रहे थे। मतलब अगर अगला पॉइंट 99 पे गया है तो बस हम यही प्रे करते हैं बस 99 आ जाए, बस हम फंस जाएं। जबकि पेपर 150 का है और 99 में माना मेरिट गिरी है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, वो जो 51 नंबर रहेगा वो किसके लिए रहेगा? वो उन लोगों के लिए हैं जो सिलेक्शन लेते समय ये सोचते हैं कि 150 में से कम 130 या 140 नंबर लाऊंगा, अपनी सीट पूरी सेफ रखूंगा। अब डाउट ही नहीं है मुझे। अब 140 का सोच के चलोगे तो वैसी तैयारी होगी, खुद को जांचोगे, तो फिर 140 प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं 150 में से, तो खुशी मिलेगी यार, अब जो मैंने सोचा था वो है। अभी क्या हो रहा है, 120 आ जा रहे हैं और 99 पे सिलेक्शन हो रहा है, 110 आ जा रहे हैं तब भी खुशी है, 100 तक आ जा रहा है फिर भी खुशी, अरे यार 99 से ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जो प्रेशर होता है पेपर का, 1-2 नंबर तो ऐसे माइनस हो जाते हैं पता ही लगता कहाँ गए। कहते सत्य प्लस जन होगा और सम प्लस जन पे टिक करके भाग जाओगे। अरे यार ये क्या हुआ, ऊपर वाला जो था और दिमाग में भी था लेकिन नीचे वाला कैसे लग गया भाई, ये कैसे धोखा हो गया? वो धोखा नहीं, वो प्रेशर था, वो हैंडल नहीं कर पाया आप। पेपर में सारा काम प्रेशर हैंडल करने का है। 2 चीज़ चाहिए होती है, एक प्रेशर हैंडल हो जाए, ऊपर से स्पीड अच्छी हो, बस फिर तो तुम निकाल ले जाओगे पेपर। लेकिन वहाँ जाते ही आप प्रेशर कुकर की तरह फटने लगते हो हैं, बस वहाँ पर सीटी नहीं रहती है। ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, समझ रहे हो? तो भाई प्रेशर इतना मत लो कुकर बन के फट जाओ, सीटी बनो, हल्की बुल्की मारो। इतनी बात क्लियर हुई? कोई यहाँ पर डाउट तो नहीं? फिर से एक बार देख लो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें, कर लें रिकॉल सब। ठीक, सबसे आज टॉपिक क्या है हमारा? पार्ट 1 है। पार्ट कैसा है? 1 है। पूरी हिंदी व्याकरण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि, ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संधि। वर्तनी से लेकर हर चीज़ पे प्रभाव डालता है ये। बाद में समास है, दूसरे नंबर का समास इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर का संधि है भाई। कोई सबसे ज़्यादा ये लॉजिक लगाता है और सबसे ज़्यादा आपका लेवल चेक कराता है कि आपके अंदर क्वालिटी है क्या। तो संधि ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किससे बना है? सम प्लस धी, समधि। किससे बना है? समधि मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब काय से जोड़ोगे? वर्णों से जोड़ोगे। फेविक्विक ला के नहीं जोड़ना है इसको। काय जोड़ोगे? वर्णों से जोड़ना है, ठीक है? कोई ग्लू व्लू यूज नहीं करना, ये ग्लू के चक्कर में तो कच्चा रह जाता है। तो आपको वर्णों से जोड़ना है। संधि किसे जोड़ रही है? वर्णों से। जैसे बड़ा, बड़ी, इन दोनों को आप जोड़ दो, एक वर्ड में कन्वर्ट कर दो, ए बन गया। क्या बन गया? ए। तो महाधन इज महेश, ए बन गया। यही हमारी संधि और संधि का नाम गुण है। बाकी आपको बताइए है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। ऑलरेडी बताते हैं, संधि वर्णों को तोड़ा जाता है, समास में दोनों शब्दों को विग्रह कर दिया जाता है। अब अगला पॉइंट बताया था, परिभाषा बताई थी और मैंने कहा था परिभाषा ये कामता प्रसाद गुरु जी की दी हुई है, लेकिन कामता प्रसाद एक व्यक्ति हैं और उस जैसे 1000 व्यक्ति कवि हैं और व्याकरणिस्ट हैं, सब विद्वान। पीएचडी करने वाला हर व्यक्ति हिंदी का विद्वान माना जाता है? नहीं माना जाता है। पीएचडी हिंदी में कर रहे हो, आपके आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर का मतलब ही क्या होता है? आप ऑपरेशन करके आए हो उस भाषा का। क्या करके आए हो? हट जाए, गिर जाओगे, खाली मुली में चोट लग जाएगी। हाँ सही है, तो ऑपरेशन करके आता। तो परिभाषा क्या है? ये तो कामता प्रसाद की समझ थी। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो, भाई आपको सबको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरी शक्ल आप देख रहे हो, लेकिन किसी के ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी से कम समझ में आ रहा है। जिसके कम समझ में आ रहा है उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कमज़ोर है, उसको प्रयास करना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, अपना आईक्यू लेवल बढ़ाए। और जिनको आ रहा है समझ में, उनको ये लग रहा है कि बाकी सब वैसे हैं बुद्धि, मतलब बुद्धिहीन, तो हम तो तेजी हैं, तो उनको और पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इन 7-8 लोगों में आप जीत गए तो क्या होगा, लाखों में जीतना है, ठीक है? तो परिभाषा क्या करेगी? पहले शब्द का अंतिम वर्ड दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलाकर क्या बनाता है? विकार करता, परिवर्तन करता है। वहीं पर संधि, और संधि अगर नहीं होती तो संयोग होता है। और संधि और संयोग में हमने अंतर देखा था, क्या था हमारा? ये है संधि और ये संयोग। तो संधि और संयोग में क्या अंतर है बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब इस संयोग में हमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग बहुत मिलता है। संयोग उपसर्ग प्रत्यय से ही मिला हुआ होता है। देखो समकालीन अधीन आएगा, वो हस्तलिखित एक अलग शब्द है, बाकी सब में उपसर्ग प्रत्यय मिलेंगे 99%। उसके बाद अगर हम बात देखें तो क्या है भैया? आदेश। इसमें 4 पॉइंट होते हैं जो संधि को हमें लॉजिकली परिभाषा को डिकोड कर देती है। ये 4 पॉइंट परिभाषा को डिकोड कर देते हैं। आदेश तो ठीक है, क्या है? जब 2 वर्ण मिलकर विकार कर दें, तो विकार तो कर ही रहे हैं, परिभाषा ही बता रही है।
लेकिन भाई ये तो विकारी नहीं कर रहा है लोप, ये क्या कर रहा है, ये तो गायब कर दे रहा है। आगम क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, कह रहा है ना तो मैं बढ़ाऊंगा ना गायब करूंगा, वैसे ही रहूंगा जैसा हूं। तो ये तो परिभाषा से बिल्कुल विचलित हो गई, हो गए नहीं हो गए। लेकिन शब्द तो यहाँ से भी आते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 90% जो आपकी पॉइंट हैं वो आदेश है, और बाकी 10% में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि गुरुजी ने ये भी बताया था कि परिभाषा 90% क्लियर रहती है, 10% ही आपको लॉजिक लगाना होता है, वहीं पर दिमाग का IQ लेवल बढ़ाना होता है, वही लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। बाकी परिभाषा पे डटे रहते हैं। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। स्वर में सारे स्वर लग जाते हैं, और विसर्ग में अघोष अघोष के लिए बढ़ तो एक ही है, संधि के लिए, ये विच्छेद के लिए है, और ये जोड़ने के लिए है, ये जोड़ने वाले वर्ड हैं। और इसमें क्या है, अल्प प्राण है और अनुस्वार है। अब आता है कि इसका हम क्या करें, कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से। स्वर का 1, विसर्ग का 2 और व्यंजन का 3। और ये भी ऑलरेडी स्वर स्वर मिल गया, विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ व्यंजन, ये मिल गया। फिर उसके बाद स्वर, स्वर, व्यंजन, 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 कॉन्सेप्ट खत्म। कुल मिलाकर हमारी ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कल आपके संधि के जो भेद चल रहे हैं उसमें से पहली संधि स्टार्ट होगी स्वर संधि। 70% पूछी जाने वाली संधि कौन सी है, स्वर संधि। ये इंपॉर्टेंट संधि है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। और इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, जल्दी बताइए। कल ही बताया था, फिर से एक बार बता दूं भाई, ये आप लर्न करके लाना, लर्न करना है। कौन सा बताइए, केवल इतना सा याद करना है। इसमें 16 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, 16 वर्ण बताए थे। कौन कौन सा है बताइए। और बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ, अर, अय, औ, या, वा, रा, ला, या, डंडा, वा, डंडा। कुल मिलाकर ये क्या 16 हो गए। तो ये 16 वर्ड आपको अगर पूरे कतई सटीक याद होंगे तो आप समझ लो किसी भी प्रकार की स्वर संधि में कोई भी डाउट नहीं होगा। ये आपको भाई लर्न करके लाना है। और ये वर्ड विच्छेद में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बताया नहीं बताया, क्या इसका वर्ड विच्छेद बता सकते हो स्पीड से, जल्दी शॉर्टकट में बताओ क्या होगा इसका, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। अगर अभी भी आपकी स्पीड नहीं निकल रही तो आप फिर वास्तविकता में बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, बड़ा को क्या तोड़ते हैं, अगर मोबाइल में हमें देखना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। पहली तरफ सर जी आ होगा और प्लस दूसरी तरफ भी आ या होगा। ये मैंने कहा था याद करके लाना है। अभी रिवीजन करा रहा हूँ, ए प्लस ए, ये हमें पता होना चाहिए। ओ प्लस ओ, ये हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखना। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, 5 तक चलेगा। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। अब यहाँ से चेंजेस होती हैं, क्या होगा बताओ पहला। छोटी बड़ी, अभी विभिन्न स्वर जरूर आ गया। यहाँ पर छोटा वो और बड़ा वो, यहाँ पर री, यहाँ पर ए ऐ, और यहाँ पर ओ आओ। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला पद है छोटी ई बड़ी ई, दूसरा पद क्या है छोटा ऊ, और ये क्या है, और ये लेर, और ये ए, और ये ऐ, और ये ओ, और ये औ, ये सब प्लस है। और इसमें एक ही चीज करनी है, वो क्या है भाई, यहां पर पूरा की पूरा विभिन्न स्वर या असमान स्वर, एक ही बात है। मतलब जैसा स्वर होगा वैसा ही आएगा। ये 16 वर्ड आपको परफेक्टली करके आना है। कल आपकी स्वर संधि स्टार्ट होगी। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की, 5 इसमें प्रकार हैं। बताइए पहला प्रकार कौन सा है, जल्दी बताइए, ये कौन सा प्रकार है। अरे भैया ये दीर्घ वर्ण है तो इससे दीर्घ संधि बनेगी। ये गुण है तो इससे कौन सी मिलेगी, गुण संधि। ये कौन सी है, 2 वर्ण केवल, वृद्धि। और ये या से कहाँ तक, ला तक, यड़ संधि। और ये अयादि संधि। बताइए 5 संधि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी शब्द हैं।
ये सारे के सारे आपको स्वर संधि सबसे ज्यादा पढ़नी है। विसर्ग व्यंजन में इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कल स्टार्ट होता है इस पे शब्दों पे वार।